नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ राजेश जी, पिंकी जी, महावीर जी, सरबजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे और साथी भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सोनिया जी, बयाती जी, सभी साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम मन को समय के हिसाब से चलाते हैं। हमारा समय था 6:45 का, उसी समय पे हम शुरू करते हैं इस मन की बात को। यह तो हमारे भारत में मन की बात सर्व प्रिय भी है और सबकी जानी पहचानी भी है, लेकिन आज हम इसके उसके अपने मन की बात नहीं, जो सबके अंदर मन निवास करता है उस मन की बात करेंगे। मन जिसको माइंड भी कहा गया है, मन जो हमारे अंदर निवास करता है, उस मन की बात करने वाले हैं। आइए अपनी बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं कि फेसबुक पे हमारे साथ साथी जुड़ते जा रहे हैं। हमारे इस लाइव कन्वर्सेशन में भी बहुत सारे आदमी जूम पे भी जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और समय किसी के लिए रुका नहीं है, तो समय के लिए समय का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस मन की बात जो हमारी लव एंड हैप्पीनेस श्रृंखला है, उस श्रृंखला की आज अंतिम कड़ी आपके साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। मन की बात कहते कि मन के हार है, मन के जीते जीत। अनेक बातें हम लोग बार बार सुनते आए हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन की हार क्या है और मन की जीत क्या है, आइए इसको देखते हैं। इस मन को थोड़ा टटोलते हैं। ये मन कहाँ है, मन क्या करता है, मन किस तरह से चलता है, मन किसके आधार पर चलता है, मन के क्या लक्षण है, मन पे क्या विजय पाई जा सकती है, क्या मन के साथ मन के अनेक अवयव को देख करके जानते हैं। इंद्रियों के साथ मन है या मन के साथ इंद्रियां हैं, या मन भी एक इंद्रिय है। ये अचेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है, चेतन मन क्या है, सभी मन के बातों को। मन डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाए तो सुधारने का क्या तरीका है, मन और चित्त में क्या अंतर है, इन सभी बातों को आज थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हैं। फिर हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो बात और आगे बढ़ती जाएगी। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आपके मन में भी कोई बातचीत हो तो आप अपनी बात को अपने चैट बॉक्स के द्वारा रख सकते हैं, ताकि उस बात को भी हम लोग आगे बढ़ाते जाएं, उस बात की सारी आगे चलते। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और सुखी राम दुखी राम। देखिए ये मन है जो एक ही राम को सुखी कर देता है, एक ही राम को दुखी कर देता है। मतलब महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके पास अन्य साधन है या नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मन आपका आपके नियंत्रण में आपके अनुसार कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मन आपका मित्र है तो आप सुखी हैं, मन आपका मित्र नहीं है तो आप सब कुछ होते हुए भी आप दुखी हो सकते हैं। तो मन की ये सुंदर संरचना है, मन का ये सुंदर संसार है जो हमारे को सुखी और दुखी बनाने का कार्य करता है। एक ही वस्तु को देखने का नजरिया बदल जाता है। किसी को वो गिलास भरा हुआ दिखा देता है आधी, और किसी को वो गिलास आधा खाली दिखाई देता है। यही मन की गणित है, मन की संरचना है। ये मन जो हमारे साथ जो खेल खेलता है, वैसे तो कहते हैं कि हमारे जीवन के अगर 7 स्तर समझे जाएं तो मन सबसे महत्वपूर्ण तीसरा स्तर है। अगर 3 शरीर की बात करें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो सूक्ष्म शरीर का पहला दरवाजा, मुख्य किरदार मन ही तो है। और स्थूल शरीर की बात करते हैं, स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर का जब संपर्क होता है तो सबसे पहले मन ही आगे निकल करके आता है। और कहते हैं कि स्थूल शरीर के साथ ही मन का भी बड़ा गहरा संबंध है। आइए इस सुखी राम और दुखी राम जो मन हमें बनाता रहता है, इस मन को आज टटोलते हैं, मन को समझते हैं, मन के आगे बढ़ते हैं। यह शांति और अशांति, कहते हैं कि शांति हमारा स्वभाव है, तो फिर अशांति कहां से आती है? क्या ये मन के कारण आती है? हमारी आत्मा जब परमानेंट शांत है तो अशांत कैसे हो सकती है? तो मन अशांत होता है। देखते हैं, समझते हैं कि मन अशांत होकर के क्या क्या हमारे जीवन में खेल खिलाता है। इस मन की इस बात को समझते हैं। एक कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो क्या भोजन का प्रभाव भी मन और शरीर दोनों पे पड़ता है? अगर गीता की बात करें तो जब सात्विक भोजन करते हैं, शाकाहार तो मांसाहार तो मन पे कोई फर्क नेगेटिव असर ही डाल पाएगा, क्योंकि मन जिन सांस से लिया जाता है उनका मन तो पहले ही कहीं और होता है। सात्विक भोजन जब हम करते हैं तो हमारे मन पे
संतुलित प्रभाव पड़ता है, मन भी सकारात्मक होता है, मन सही तरीके से निर्णय लेता है, मन सही तरीके से कार्य करता है। हमारे अब एक बहुत संवेदनशील विषय को स्पर्श करना चाहते हैं कि हम अक्सर कई न कई रोगों का शिकार होते रहते हैं और कहते हैं कि रोग क्यों होते हैं, उन रोगों को कारण को ढूंढते हैं तो 2/3 रोग मन के कारण होता है, मानसिक कारणों के कारण रोग होते हैं। अर्थात मन शरीर पे भी प्रभाव डालता है। शरीर और बॉडी का जो संतुलन है जो ही बिगड़ता है हम रोगी हो सकते हैं। कि मन, हमारे शरीर के कारण रोग कम होते हैं, मन के कारण रोग ज्यादा होते हैं। एक छोटी सी बात देखते हैं, जैसे तनाव है, स्ट्रेस मन की एक स्थिति है। हम बॉडी और माइंड का जो रिस्पॉन्स है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो मन सोचता है वो शरीर उसके हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, शरीर जो डिमांड करता है मन उसके हिसाब से रास्ता नहीं दे रहा है, तो इस कारण तनाव होता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं बीमारियों के? तनाव है, क्रोध है, भय है, चिंता है, द्वेष है, अहंकार है। ये सारे के सारे मन के ही अलग अलग रूप हैं। मन जब डिस्टर्ब होता है तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटती है। तनाव है, क्रोध है, भय है, चिंता है, द्वेष है, अहंकार है। तो इन सब के कारण अनेकानेक रोग के साथ होते हैं। कहते हैं 70% बीमारियों का कारण मानसिक होता है। मैं आज आपके साथ में बीमारियों के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ मन का महत्व बता रहा हूं कि मन प्लस होता है तो क्या क्या करता है, मन माइनस होता है तो क्या क्या करता है, कैसे कैसे मन के छोटे छोटे कारण हमारे अंगों को कैसे प्रभावित करते हैं। कैसे क्रोध ज्यादा करने वाले का लीवर, ब्रेन, आंतें और किडनी प्रभावित होती है। जो चिंता ज्यादा करते हैं, अब भय की चिंता हो या आने वाले फ्यूचर की चिंता हो, पेट, स्प्लीन, फेफड़े, किडनी की बीमारियां होती है। जो डिप्रेशन में आते हैं उनका लीवर, लंग्स, स्प्लीन खराब हो जाता है। जो ज्यादा दुखी रहते हैं, दुखी राम, हृदय रोग और लंग्स खराब होते हैं। जो ज्यादा अहंकार रखते हैं उनको घुटने और किडनी खराब होते हैं। जो ज्यादा डर में रहते हैं हृदय और किडनी, और जो एक्साइटमेंट ज्यादा रखते हैं उनके हृदय में, और जो दूसरों को दोष देते रखते हैं उनको यूरिनल इन्फेक्शन होता है। और जिनको लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ उनको प्रोस्टेट और मेनोपॉज जैसी बीमारियां होती है। तात्पर्य स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मन के कारण बहुत सारा जीवन में असंतुलन होता जा रहा है। मन को समझना जरूरी है। सबसे बड़ा मन का जो बीमारी जो आज भी हमें घटती जा रही है वो है तनाव, जो कहीं न कहीं मन में डिस्टर्बेंस का सबूत है। स्ट्रेस क्यों होता है तनाव? हम सब इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे तनाव के साथ बना हुआ है, तनाव के साथ चल रहा है। क्या होता है? बॉडी माइंड रिस्पॉन्स, अर्थात मन और शरीर का आपसी संतुलन, आपसी तालमेल, आपसी लेन देन जब डिस्टर्ब होता है तो उसके परिणाम में जीवन में तनाव आता है। हर सिचुएशन में हम जिस तरह से हैंडल करते हैं, शरीर और मन के रिस्पॉन्स को जैसे हैंडल करते हैं, शरीर बहुत कुछ करना चाहता है, मन साथ नहीं देता। मन चाहता है ये करो लेकिन शरीर नहीं कर पाता। इन दोनों का हर सिचुएशन में इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो तनाव का कारण होता है। और कहते हैं स्ट्रेस तो ओमनी प्रेजेंट है। जैसे ईश्वर सब जगह विद्यमान है वैसे ही तनाव भी सब जगह विद्यमान है, क्योंकि मन है तो मन का एक अवयव तनाव भी है। क्यों होता है तनाव? मन टू मच टू डू, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय कम है, और इस पृथ्वी पर रहते समय बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर कुछ कम करें तो जीवन की दौड़ में कहीं पीछे न रह जाए। तो करना बहुत कुछ है लेकिन एनर्जी बहुत कम है। ये काम दोनों हो सकते हैं, ज्यादा कम समय में किया जा सकता है, बशर्ते हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ। लेकिन ऊर्जा का स्तर बढ़ नहीं रहता और इस कारण से जीवन में बहुत सारा तनाव होता है। हैप्पीनेस कोर्स जो हमारा ऑटोलिंक का है वो ऑफर करता है ऐसे टूल एंड टेक्निक्स जिससे हम तनाव से दूर भाग सकें। ये जो एनर्जी लेवल को बढ़ा सके, एनर्जी क्या है उसको समझे, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकें सुदर्शन क्रिया के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और छोटे से ट्रिक्स नॉलेज के द्वारा हम हमारे इस मन को साधना सीखते हैं, मन को समझना सीखते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने एक बार मन के बारे में बहुत कुछ कहा था। आइए हम गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि मन के बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं। श्री श्री रविशंकर जी।
If there is a competition for God today in the world, I would say that is stress. Stress has become almost synonymous to God. It's omnipresent. Everywhere you can find stress. Now, what really stress is? Too much to do, too little time, and no energy. Right? You agree with me? We have a lot to do, and we don't have much time. In a short time, we have to do a lot, but there is not energy. And this causes stress. Now, how to get rid of it? Either reduce the workload, which doesn't appear to be a possibility these days, increase the time, which we cannot do anyway, it's fixed, unless we go to another planet somewhere. The only option we are left with is to increase the energy level within us. So when we have enough energy and enthusiasm, we are able to face any challenges and handle any challenges. This is one aspect of yoga way, is to provide us tools and techniques to live a stress-free life, tension-free life. इतना सुंदर तरीके से बताया हमारे को कि आज के समय में जिस चीज के बारे में प्रतियोगिता चल रही है वो है तनाव, और ये सारा मन की असंतुलन के कारण ही घटता जा रहा है। तनाव हर जगह उपस्थित हो गए, ऊर्जा का लेवल गिरता जा रहा है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, समय सीमित है और उसके कारण तनाव हो रहा है। और तनाव से मुक्ति का एक ही तरीका है, हम ऊर्जा का स्तर बढ़ाएं। हमारे मन में अनंत संभावना है। इस मन के द्वारा हम जीवन की हर देखी अनदेखी हर सिद्धि को पा सकते हैं, हर गोल को पा सकते हैं, बशर्ते कि हमारा मन अनंत संभावनाओं के केंद्र में रहते हुए हम सबको उस विजय श्री की ओर ले जाए। इस मन को संभालना है, मन को जानना है, मन को समझना है। जब हम मन को समझेंगे, मन को जानेंगे, तो मन के इस अनंत संभावनाओं को भी समझ पाएंगे। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस मन का क्या स्वभाव है? पहले अगर मन को किसी भी चीज के बारे काम सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा उसका स्वभाव क्या है। मन या तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है। बड़ी मजेदार बात है, छोटी सी बात है, हम कभी इसको ढंग से नहीं समझ पाते कि मन या तो भूत में रहता है या भविष्य में रहता है। मन कभी वर्तमान में रहता ही नहीं, जबकि जीवन जीते हैं हम वर्तमान में, और सारा खेल मन का है। अब देखिए, हमने ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपनी बागडोर सौंप रखी है जो वर्तमान में रहता ही नहीं, अर्थात जो प्रेजेंस देने के लिए, जो अपनी प्रेजेंस देने के लिए आता ही नहीं, उसी पे सारा हमने कारोबार डाल दिया है, जो खुद उपस्थित नहीं रहता, क्योंकि सारा काम तो वर्तमान में करता है। मन या तो भूत में रहता है, भविष्य में रहता है। कभी भी आप चेक करके देख लें अपने आप को, मन को, कि मन या तो भूत की तरफ जाएगा, जब भूत की तरफ जाएगा तो दुख लाएगा, तकलीफें लाएगा, परेशानी लाएगा, गिल्ट लाएगा, और भविष्य की तरफ जाएगा तो डर लाएगा, चिंता लाएगा, मन में घबराहट लाएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मन का साथ तो लेना है। मन भूत और भविष्य में ही बना रहता है। तो मन का पहला स्वभाव हमने देखा कि मन वर्तमान में नहीं रहता, और जीवन कहाँ है? वर्तमान में है। तो ज्यों ही हम वर्तमान में रहना सीखते हैं, त्यों ही मन का साथ हमें मिलने लग जाता है, क्योंकि मन तब अमन हो जाता है, मन हमारे लिए कार्य करने लग जाता है। ये बड़ा सुंदर स्वभाव है मन का कि वर्तमान। अब देखिए, यूं तो हम जो ही घटनाक्रम, जैसे हम किसी गाड़ी की यात्रा कर रहे हैं, हम गाड़ी को या तो बैक मिरर में देखेंगे या बहुत आगे देखेंगे तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें ठीक सामने देखना है, तभी हम वर्तमान में रह पाएंगे। लेकिन मन तो वर्तमान में रहता नहीं, ये कभी भूत की बात करेगा, कभी भविष्य की बात करेगा। इसको वर्तमान में लाने का टूल एंड टेक्निक्स हमें सीखनी होगी, ताकि हमारे इस मन का हम सदुपयोग कर सके। मन के कारण हमारे जीवन में जो असंतुलन होकर के तनाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, उन सबसे मुलाकात। श्वास मन को वर्तमान रखने का सबसे बड़ा टूल है। दूसरा टूल है, जो भी कार्य करें उसमें हम 100% देते हैं। जो ही हम श्वास पे ध्यान ले जाते हैं, मन ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है। जो ही हमको जो कार्य करते हैं
उसमें अपना 100% लगाते हैं तो ही हम वर्तमान में आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, छोटे छोटे नॉलेज को समझते हैं कि मन वर्तमान में रहने से क्या होता है। जो ही हम श्वास भरते हैं तो ही वर्तमान में आते हैं। आइए एक प्रयोग करके देखते हैं। धीरे से आंखें बंद कर लें, एक गहरी लंबी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। सारा ध्यान श्वास पे ही बना रहे। नासिका से श्वास अंदर जा रही है, भ्रुकुटी से यू टर्न लेते हुए गले में होते हुए फेफड़ों में जा रही है। पहले पेट फूल रहा है, फिर छाती चौड़ी हो रही है, फिर कंधे खुल रहे हैं। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हैं, कंधे सिकुड़ते हैं, छाती सामान्य होती है, पेट भी अंदर जाता है। नासिका से धीरे धीरे श्वास वापस जा रही है। लगातार इसी श्वास पे ध्यान रखते हुए श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास के साथ बने रहे। नासिका, भ्रुकुटी, गला, फेफड़े, पेट पे प्रभाव और वापस श्वास छोड़ते समय विपरीत प्रभाव। धीरे धीरे श्वास छोड़े। श्वास जहां जहां से गुजर रही है वहां वहां हमारा ध्यान बना हुआ है। धीरे धीरे श्वास छोड़े। थोड़ा सा और प्रयोग बढ़ाते हैं। एक गहरी लंबी श्वास भरें, दोनों भुवों के मध्य में लाते हुए श्वास को वहीं अंदर ही रोक लें। 1-2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड, जितना आप आराम से रोकें, श्वास को अंदर ही रोकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पूरा खाली कर दें धीरे धीरे। फिर श्वास भरें, पूरे फेफड़े भर लें श्वास से और श्वास को अंदर ही रोकें। स्टिल हो जाए, स्थिर हो जाए और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। आंखें बंद रखते हुए 2 श्वास और भरें। श्वास अंदर, श्वास को अंदर ही रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर श्वास भरें, थोड़ा सा अंदर रोकें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। देखिए हम अब मन कहाँ है? भूत में है या भविष्य में है? हमारा मन अभी कहाँ है? भूत में है या भविष्य में है? मन अब वर्तमान में आ गया है। श्वास ही वो डोर है जो मन और शरीर के बीच का सेतु बनाती है, पुल बनाती है और मन को स्थिर कर देती है। मन अमन हो जाता है। तो पहला मन का स्वभाव है वर्तमान में नहीं रहता। जो ही वर्तमान में आते हैं मन की सारी समस्याओं से हम पार पा जाते हैं। मन हमारे लिए कार्य करना चालू हो जाता है और जब ये मन वर्तमान में होता है तो हमारे लिए बहुत सारे कार्य करता है, हमारे प्लानिंग करता है, क्रिएटिविटी करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और अनेक अनेक तरह के हमें इसके द्वारा फायदे मिलते चले जाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सिद्धि मिलती है, हमारी प्लानिंग अच्छी होती है, हम नए आइडियाज क्रिएट करते हैं, इनोवेशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, हमारे गोल स्ट्रेटजीज को एफिशिएंसी से ज्यादा इनिशिएटिव लेकर के अपने माइंड की मैपिंग कर पाते हैं। ये तब होगा जब हम वर्तमान को प्राप्त करेंगे ध्यान के द्वारा, सुदर्शन क्रिया के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और छोटे छोटे नॉलेज के द्वारा। जैसे वर्तमान क्षण अटल है, वर्तमान में ही बने रहे, क्योंकि जीना जब वर्तमान में है तो क्या। इसी तरह एक दूसरा मन का स्वभाव और समझते हैं। देखिए, व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। इस मन को सिर्फ समझा जा सकता है कि मन को जब किसी भी चीज का हम विरोध करने को कहेंगे तो उस चीज को और पक्का कर लेंगे। अपने एक बच्चे को देखिए, उसको कोई काम करने की मना करके देखिए, वो काम जरूर करेगा। मन तो बच्चा है जी। और दूसरा, हम जो ही इस मन को अपने आलिंगन में ले लेंगे, इंप्रेस करेंगे, ये डिजोल्व हो जाएगा। अर्थात सीधी सी बात है, ज्यों ही मन को वर्तमान में लाएंगे ये मन गायब हो जाएगा, मन अमन बन जाएगा। मन को आलिंगन कर लें, मन को स्वीकार कर लें,
आलिंगन का अर्थात मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आपने स्वीकार कर लिया, ये डिजोल्व हो जाएगा। तो दूसरा फार्मूला है विरोध नहीं करना। हम जो ही विरोध करेंगे मन और पक्का हो जाएगा, और हम लोग जो ही मन को आलिंगन करेंगे अर्थात मन को स्वीकार करेंगे, ये डिजोल्व हो जाएगा। तो बड़ा सुंदर सूत्र है। एक छोटी सी बात के साथ आपके साथ रखना चाहता हूँ, छोटा सा प्रयोग फिर मन के साथ मन को समझना है तो आंख और श्वास के द्वारा ही समझा जा सकता है। धीरे से आंख बंद कर लें, एक गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब आप कुछ भी सोचने को स्वतंत्र हैं, कुछ भी सोचें, बस नहीं सोचना है तो एक बंदर के बारे में जिसने लाल टोपी पहन रखी है। हम कुछ भी सोचने को स्वतंत्र है, नहीं सोचना है तो एक बंदर के बारे में जो पेड़ पे बैठा है, लाल टोपी पहन रखी है। कुछ भी सोचे, कुछ भी सोचने को स्वतंत्र है। नहीं सोचना तो लाल टोपी वाले बंदर के बारे में। धीरे धीरे आंखें खोल दें। जो साथ जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा, किसके बारे में सोचा। चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा। हमारे जो फेसबुक साथी जुड़े हैं वो कह रहे हैं जी बंदर ही दिखाई दिया। क्यों? मन का नियम लागू हो गया कि हमने इसका विरोध किया तो ये पक्का हो गया। हमने कहा बंदर नहीं देखना है तो बंदर दिखाई दिया। हमने कहा बंदर देखो, बंदर ही देखना है तो फिर बंदर नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो हम इसको आलिंगन करेंगे ये डिजोल्व हो जाएगा। तो मन को खाली समझा जा सकता है। ये तीन स्वभाव हमने देखे। वर्तमान में आप आ जाओ, मन आपको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, आपके लिए ताकत बन जाएगा। उसी मन में किसी का विरोध करने को कहोगे तो और पक्का होता चला जाए, वो काम फिर आपका सधेगा नहीं। और उस जो विरोध को आप आलिंगन कर लोगे, एम्ब्रेस कर लोगे, ये डिजोल्व हो जाएगा। तो मन के इन स्वभाव को, इन सूत्रों को समझें तो मन को आसानी से समझा जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। एक दिन हमने पहले भी बात की थी कि हमारे लेफ्ट और राइट दो तरह के ब्रेन की बात की थी। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल माइंड और राइट हमारा इमोशनल माइंड है। जीवन दोनों के साथ से चलता है, लेकिन जब एक हिस्सा ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन मैं तो कहूंगा राइट इज ऑलवेज राइट। कि जब आप सेवा करते हो, जब ध्यान करते हो, प्राणायाम करते हो, संगीत गाते हो, कुछ कलात्मक कार्य करते हो, तब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, एक्सप्रेशन कुछ भी करते हो, आप और हम जो जुड़े हुए हैं वो इसी राइट माइंड के कारण ही जुड़े हुए हैं। जो ही आप इस राइट माइंड में लेफ्ट माइंड को धकेलेंगे, तभी आपके वार्तालाप में, हमारी वार्तालाप में धकेला है, क्यों बैठा हूं, क्या है, क्या मिलने वाला है, लॉजिक की बात करेंगे, नंबर की बात करेंगे तो लेफ्ट माइंड की बात होगी। तो ये लेफ्ट माइंड और राइट माइंड का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। कहते हैं कि बायां स्वर दाएं हिस्से को प्रभावित करता है, दायां स्वर अर्थात दाई नासिका जो श्वास लेते हैं वो बाएं हिस्से को प्रभावित करता है। बायां स्वर इमोशन का स्वर है, जो स्त्री स्वर कहा जाता है, ठंडा स्वर कहा जाता है, वो दाहिने हिस्से को। लेकिन आज के समय में हमारा संतुलन नहीं बन पा रहा है। ज्यादातर हम बाएं को ज्यादा यूज कर, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, तर्क ढूंढते हैं, भावनाओं का स्थान कम होता जा रहा है। इस कारण से भी जीवन में इस मन को समझना मुश्किल हो गया। तो लेफ्ट और राइट का संतुलन ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, सुदर्शन क्रिया के द्वारा, संगीत के द्वारा, कला के द्वारा हम करते रहते हैं तो हमारा जीवन जो कुछ भी हमें मिला है वो ही हमें अनुपम लगने लग जाता है, बढ़िया लगने लग जाता है। एक और सुंदर चिंतन बात करते हैं कि इंद्रियों और मन का क्या संबंध है और मन और चित्त में क्या फर्क है। रचेतन मन की बात भी करेंगे हम लोग, ताकि मन की आज सारी बातें हम लोग कर लें। गीता में तो 6 इंद्रियों की बात की गई है। पंच इंद्रियां अर्थात ज्ञानेंद्रिय जिसको बोलते हैं हम लोग, नेत्र है, कान है, आंख है, जीवा है और त्वचा है। 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय बताई गई है और 6ठी ज्ञानेंद्रिय मन भी बताई है। मन आदि इंद्रिय कहा गया है, मन को भी इंद्रिय कहा गया है। एक दूसरे गणित में यह कहा गया है कि इन इंद्रियों का संचालन मन करता है। मुझे ये विचार ज्यादा अच्छा लगता है कि मन ही है जो इंद्रियों को ऑर्डर देता है। मन अगर ऑर्डर नहीं दे तो इंद्रियां काम नहीं करती। तो मन इनका राजा है।
इन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण जो करने वाला है वो मन है। तो बाहर में हम लोग ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री देखते हैं, लेकिन अंतःकरण में मन ही लीडर है। मन के ही 3 भाग और कह सकते हैं, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिनके साथ मिलकर हमारा अंतःकरण बनता है। और बाह्यकरण सबको ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री, जो स्थूल शरीर का हिस्सा है वो सबको दिखता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ही राजा है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बना हुआ है। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए, बहुत सारे बच्चों को सेरेब्रल पल्सी या डिलेड माइलस्टोन जैसी बीमारियां होती है। माँ के गर्भ में ही उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के सब अंग बन जाते हैं, फिर भी न हाथ से उठा सकते हैं, न मुंह से बोल सकते हैं, न पैरों से चल सकते हैं, न खा सकते हैं। कारण क्या है? मन उनको ऑर्डर नहीं दे रहा। मन जिसका स्थान हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मस्तिष्क में बताया गया है, वो उनको ऑर्डर नहीं देता, तो इंद्रियां भी काम नहीं करती है। अर्थात हमारी इंद्रियों के जो 5 विषय जो हमारे अंदर ग्रहण करते हैं, चाहे आंखों के द्वारा देखना हो, कान के द्वारा सुनना हो, और जीभा के द्वारा टेस्ट लेना हो, या नाक के द्वारा सूंघना हो, या त्वचा के द्वारा स्पर्श करना हो, सारे के सारे मन के विषय, मन के ही विषय है। मन जब ये सब कुछ लेना चाहता है तो इंद्रियों का यूज करता है। इंद्रियां तो बेचारी यूं ही बदनाम होती है। तो मन पे ज्यों ही आप नियंत्रण करेंगे, अगर आपको योग में भी आगे बढ़ना है, अगर आपको कहीं ना कहीं प्रत्याहार करना है, वैराग्य करना है, तप करना है, तो भी कहीं न कहीं मन को ही साधना है। वो ही मन आपकी इंद्रियों को साधेगा, तो हमारा कार्य चलेगा। अब एक बात होती है, मन और चित्त, क्या ये अलग अलग है? क्या ये एक ही है? देखिए, वैसे तो कहा जाए मन का ही दूसरा रूप चित्त है, लेकिन कई वैज्ञानिक और कई संत ये कहते हैं कि जो ऊपरी आवरण जो हमें डे टू डे में डेली में दिखता है, जो शॉर्ट बुद्धि के साथ दिखता है, वो मन कहलाता है। और जो स्टोर के रूप में, जो आत्मा के बिल्कुल करीब होता है, जो कई दिनों से स्थापित हो चुका है संस्कार के रूप में, उसको चित्त कहा जाता है। भगवान पतंजलि भी यही कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। अगर हम योग क्या करता है, हमारे मन के मॉड्यूलेशंस जो हैं, जिनको हम चित्त भी कह सकते हैं, उन मॉड्यूलेशंस पे नियंत्रण करना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। और जब ये निरोध हो जाएगा तो हम स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे, अर्थात मन अमन हो जाएगा। तो चित्त वो कोई विषय वस्तु है जिसको कहीं ना कहीं हम अचेतन मन भी कह सकते हैं। चित्त जो चेतना के करीब है, जिसके कारण कई भगवान बुद्ध तो ये कहते हैं कि चित्त पे पड़े संस्कारों के कारण ही हमें बार बार जन्म मिलता है। लेकिन ये चित्त में संस्कार आते कहाँ हैं? जो मन से हम लोग ग्रहण करते हैं, वो ही अंदर जाकर करके थोड़ी देर में हमारी मन जो ऊपरी बुद्धि से, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वहां से तो हट जाता है, लेकिन अचेतन मन में वो स्टोर रहता है, जो संस्कार बन जाता है, चेतना के करीब बन जाता है। हमारी अतृप्त इच्छाएं को, या जो भी कर्म किया है उस कर्म से मिलने वाले शुभ अशुभ फल को, ये सारे के सारे चित्त में स्टोर होता है। और चित्त ही हमारी मुक्ति का सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन चित्त को भरता मन ही है। ये मन ही इच्छाएं व्यक्त करता है, मन ही कर्म करता है, कर्म के फल होते हैं, और फल जहां स्टोर होते हैं वो चित्त है। तो मन का ही एक बहुत बड़ा स्टोरेज चित्त के अंदर कार्य करता है। मन जब सजग होता है, जागृत होता है, तो बुद्धि का रूप ले लेता है, और बुद्धि बन के मन एक्सप्लेन करता है, और बुद्धि डिसीजन लेकर के विवेक बन करके मन को साग देता है। लेकिन बुद्धि भी डिसीजन कहां से लेती है? चित्त में जो पहले के अनुभव पड़े हुए हैं, उन्हीं का आधार लेकर के बुद्धि आगे कार्य के, और अहंकार उस कार्य को संपूर्ण करता है। तो अहंकार जो कर्म है, बुद्धि जो निर्णय लेने की क्रिया है, मन जो इस कार्य को संचालित करने के लिए चित्त की मदद लेके कार्य करता है। तो अंतःकरण जिसका राजा मन है, मन से ही तीनों संचालित होते हैं। लेकिन अंतोगत आगे चल करके चित्त और अहंकार भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो हमारे तीसरे, चौथे, पांचवें स्तर है, जो सूक्ष्म शरीर के हिस्से। हम जब हैप्पीनेस कोर्स में बैठेंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के एक एक पहलू को, एक एक मॉड्यूलेशन को खोल खोल के देखेंगे, तो हम समझेंगे कि पंचेंद्रियों को चलाने वाले चारों अंतःकरण किस हिसाब से कार्य करते हैं। अब हम लोग एक और विस्तृत चर्चा करते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है। जैसे मन के बारे में हमने बात कर ली, जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, जो लेफ्ट पॉइंट कह सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, जिसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होती है, विल पावर के साथ काम करता है, वो सारी की सारी चीजें जो जिसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जैसे आप और हम अभी बात जो ले रहे हो, आप जो सुन रहे हो, वो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं। जो लॉजिकल थिंकिंग कर में जो बोल रहा हूँ, वो कॉन्शियस माइंड। लेकिन मेरे अंदर से जो वार्ता निकल के आ रही है,
वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आ रही है, जो हमारे अंदर बहुत दिनों से स्टोर है, जो इस मन ने ही जो अनुभव किया है वो धीरे-धीरे अचेतन मन में चला जाता है। आप एक सुंदर पिक्चर देख लें, मन सिर्फ 10% हिस्सा ही है जो हमें ऊपर दिखाई देता है, 90% सबकॉन्शियस माइंड में जो अंदर रहता है। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बिलीफ पे चलता है, विश्वास पे चलता है। ये क्रिएटिविटी के आधार पे चलता है और ये बार-बार डेवलप होता रहता है, इमोशंस और फीलिंग के आधार पर चलता है, इमेजिनेशन, कल्पना, इंट्यूशन के आधार पर चलता है और इसकी मेमोरी जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे मन की जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे नोट पैड पे लिख दिया, आपने व्हाट्सएप मैसेज पे डाल दिया, फेस पे लिख दिया, या रीड ओनली मेमोरी रोम में लिख दिया। लेकिन आरएम रैम पे जब लिखते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में आते हैं, तो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है और ये बहुत सारे इसका सदुपयोग करके बहुत सारे प्रोटेक्टिव रिएक्शन हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे आप पहली बार साइकिल चलाना सीखे या आपने गाड़ी चलाना सीखे, तो आपने पूरा ध्यान देते हुए, कितना 100% देते हुए, कहीं गाड़ी गिर न जाए, टकरा न जाए, किस तरह से आपने 100% देते हुए गाड़ी साइकिल चलानी सीखी। और जब आप गाड़ी साइकिल चलाना सीख गए, तो आप मोबाइल पे बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए भी साइकिल चला पाते हैं। क्यों चला पाते हैं? जो आपने मन ने सीखा वो स्टोर हो गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में और वो आपको सहयोग कर रहा है। ऐसे ही संगीत गाने वाले, पहले हम सुर को लगाते हैं, फिर सुर अपने आप लगने लग जाते हैं। हर कोई भी जो कार्य करते हैं, उस कार्य को लंबे समय में करने का जहां से सहयोग मिलता है, वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड है। आप और हम बात करें, मैं आपके साथ जो भी बात कर रहा हूं, जो भी बात निकल के आ रही है, वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल के आ रही है। और अचेतन मन, आप सब जानते हैं, बेहोश की अवस्था, जब आपका मन तो कार्य कर रहा है, अचेतन मस्तिष्क कार्य कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। काम अंदर चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। सुनता भी है, डिसीजन भी लेता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये तीनों भी मन के फर्क है। इनको भी हमने समझा है, इनको भी जाना है, देखा है। आइए अब देखिए कि क्या मन को हम नियंत्रण कर सकते हैं क्या? हाउ वी कंट्रोल आवर माइंड। क्या मन को जो बंधन में बांध रखा है, इसको नियंत्रण करके इसको अपने हिसाब से चलाना शुरू करें? इसको क्या हम अलादीन का चिराग बना करके घिसें और मन हमारे लिए काम करने लग जाए? क्या ऐसा संभव है क्या? क्या मन को नियंत्रित करना है क्या? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसकी लंबी साधना चाहिए। हम जो प्रथम स्टेज के साधक हैं, हम सब लोगों को मन को समझना चाहिए। मन बना है विचारों से, और हम उन सब विचारों को जो ही स्वीकार करते चले जाते हैं, तो ही मन आपके साथ साथी बन जाता है। मन अमन होकर के आपके साथ कार्य करने लग जाता है, आपका कुछ विरोध नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति आया और उसके सारे दोस्तों को आपने अपना लिया, सारे उसके विचारों को अपना लिया, तो वो आपके साथ मित्रता बर्ताव करता है। उसी तरह मन में जो विचार उठते रहते हैं, कई प्रिय विचार, कभी अप्रिय विचार, सुखद असुखद, सब विचारों को हम एक्सेप्ट करते जाएं, तो मन हमारे लिए शुभ होकर के कार्य करना है। तो मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया, जो लंबी साधना के द्वारा संभव होती है। लेकिन वर्तमान में हम जिस स्थिति पे हैं, हम मन को समझें और मन में उठ के विचारों को धीरे धीरे स्वीकार करते जाएं, तो मन अपने आप धीरे धीरे सधने लग जाता है, आपके लिए कार्य करने लग जाता है। और इसको साधने का तरीका है श्वास। कि मन रूपी अगर पतंग को साधना है, तो श्वास रूपी डोर से साधे। आप श्वास पे जो ही ध्यान ले जाएंगे, मन रूपी पतंग सधने लग जाएगी। तो श्वास और मन का बहुत सुंदर रिश्ता है। कहते शरीर और मन दोनों के बीच का सेतु है श्वास। तीनों अलग अलग है। श्वास से शरीर से श्वास और श्वास से मन, तीनों पहले सात हमारे एग्जिस्टेंस के लेवल के पहले तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो एक्टिव होकर कार्य करते हैं, शरीर, श्वास और मन। तो मन को समझना है, मन को साधना है, तो श्वास को सीखना होगा, उज्जी श्वास को सीखना होगा, प्राणायाम को सीखना होगा। जो हम हैप्पीनेस प्रोग्राम जो कल से शुरू होने वाला है, उसमें हम लोग सीखने वाले हैं इस मन को साधने के छोटे छोटे तरीके। और मन का जब स्वरूप विकसित होता है, गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं कि जब मन को, एक दूसरा तरीका है मन को संभालने का कि मन को बड़ा कर दो, मन को विकसित कर दो, मन को और बड़ा कर दो। जितना बड़ा करते जाएंगे, आपका शरीर विश्राम पाने लग जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने लग जाएगी। आप इनोवेशन करेंगे, आपका विजनरी माइंड होगा, आपको नई नई आइडिया आएगी, इंस्पिरेशन आएगी, और आप इसके साथ अलग अलग सोचते रहेंगे। मन को विकसित करें, और मन विकसित होता है ध्यान के दौरान, सुदर्शन क्रिया के दौरान।
ये जब रेगुलर हम प्रयोग करते हैं तो मन का स्वरूप विकसित होकर के हमारे लिए दोस्त बन के कार्य करने लग जाता है। तो मन का विकसित स्वरूप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब लोग गुरुदेव की एक वाणी में एक सुंदर ध्यान करते हैं और मन के स्वरूप को और समझते हैं कि किस तरह गुरुदेव हमें मन को स्वरूप करने कहते हैं। तो धीरे से अपने हाथों को हिलाएं। तो कई देर से बैठे हैं, थोड़ा शरीर को पहले थोड़ा हिलाते हैं। शरीर और मन का संतुलन बनाने के लिए पहले शरीर को थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलाना शुरू करें, हिलाना शुरू करें, हिलाना शुरू करें। दाएं तरफ सारा तनाव झटके, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा तनाव झटकते हैं। हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हैं। आइए गुरुदेव की आवाज में आज एक शांति ध्यान करते हैं, किस तरह मन हमारे लिए कार्य करता है। बहुत सुंदर ध्यान है, आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। बस आंख बंद करके इस ध्यान को करें। So let's sit with our spine erect, body relaxed, eyes closed. This is very good to bring down the blood pressure or stress or tension. जो ध्यान करने वाले हैं, ब्लड प्रेशर, तनाव और Take a deep breath in and breathe out. बड़ी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। Become aware of your background, the space behind your body. शरीर के पीछे के स्थान के प्रति सचेत हो जाएं। मानो शरीर के पीछे कोई बैकग्राउंड पर्दा सा लगा हुआ है। And spread your mind behind your body like a curtain, हमारा मन उसकी बैकग्राउंड में एक पर्दे like a background, backdrop. बैकड्रॉप की तरह लगा हुआ है। Your mind is like the backdrop behind your body. हमारा मन शरीर के पीछे एक Take a deep breath in and breathe out. बड़ी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। Notice the tension in the mind and just let it be. मन में जो भी तनाव है वो है। All the stress and tension are like mosaic on the curtain behind you. Let it be. सारे तनाव, सारा अवसाद जो पीछे जो पर्दा है उसमें टाइल की तरह जड़े हुए हैं। मन रूपी पर्दा। Another deep breath in. मुंह से हाथ की आवाज के साथ धीरे धीरे श्वास छोड़ें। Breathe in the smile. Breathe in. When you breathe out, feel that warmth in your mouth. Breathe in. छोड़ते छोड़ते गर्माहट को भी अनुभव कर रहे हैं। Another deep breath in. Longer the better. जितना लंबा छोड़ सके उतना बढ़िया है। Now we will say ah, the sound ah. Breathe in.
Now we will say the sound so quietly without the sound coming out of your mouth. मन के अंदर ही माँ की ध्वनि उतारेंगे, श्वास भरें। Breathe in and just the air comes out, not the sound. श्वास भरें, खाली श्वास बाहर आए, आवाज नहीं। Once again, as we do this, now relax your palms, your hands, your fingers, your shoulders. Start relaxing them. श्वास भरें, Deep breath in. करते रहिए, धीरे धीरे विश्राम में जाते रहिए, श्वास को धीरे धीरे बिना किसी आवाज के छोड़ते रहेंगे। Relax and let go all your effort. Deep relax, Again, slip into your background or backdrop एक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, and let the mind spread out there. जो बैक ड्रॉप में मन बिछा हुआ है उस पर ध्यान दें। As the body relaxes, the mind expands यूं ही शरीर विश्राम में जाता है and vice versa. और इसके विपरीत होता है। As the mind मन expands, विकसित होता है, the body finds relaxation. Just let it be. Whatever is there this moment, just let it be. पर इस क्षण जो कुछ भी हो रहा है, Tension or relaxation, let it be. विश्राम हो, बस हो जाने। Smile or stiffness, just let it be. कहीं मुस्कान है या कहीं स्टिफनेस, जो है बस है। Three dimensions, one within the other. The body is different from the breath. The breath is different from the mind or the thoughts.
त्रिआयामी जीवन है हमारा। शरीर से श्वास अलग है और श्वास से मन अलग है। A mind is much bigger than the body. हमारा मन शरीर से कहीं Let it spread out. मन को फैलने दे। शरीर मन Just let it be. और फैल Nothing to do and nothing to know कुछ जानने this very इस moment. क्षण कुछ करनी होती है। Every time we sleep, the mind spreads out thin in the background. जब भी हम विश्राम करते हैं, मन Let it होता happen. रहता है। Do nothing. कुछ नहीं करते, Let go and let be. सब कुछ जो होता है उसी में सब कुछ छोड़कर, सभी प्रयास छोड़कर के बस बने रहें जहाँ है विश्राम। Nothing to do and nothing to know. Just be. करने को नहीं, Just be. जानने को नहीं, बस है, Let it be. बने रहे।
Let go and relax. आनंद रूपी निज बोध रूपी ब्रह्म स्वरूपी श्रुति ज्ञान रूपी अनंत रूपी कमनीय रूपी श्रीरंग रूपी नमता मनो में नमता मनो में ओम शांति शांति शांति। गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और आहिस्ता आहिस्ता बाहर। शरीर और परिसर के प्रति सजग होते जाएं। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता
अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये सुंदर ध्यान कैसा रहा, अपने आप बताने की कृपा करें। और ये अगर ऐसी दुनिया में हम लगातार बने रहना चाहते हैं तो कल सुबह से प्रारंभ हो रहा है ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन कोर्स, जो मन के ऊपर ही आधारित है। समाधान है, योग करें, श्वास करें, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया और मन शांत रखने के छोटे छोटे सूत्र। कल से खुशियों का संसार प्रारंभ हो रहा है, सुबह और शाम 4 दिन 2-2 घंटे। गुरु पूर्णिमा है 5 जुलाई को। गुरु पूर्णिमा, जब हम कोई भी ज्ञान लेते हैं वो हमारे अंदर संपूर्णता से विकसित होता है, हमारे को संपूर्ण कर देता है। ये शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर ये ज्ञान गंगा हम सब के लिए लाभान्वित होगी। नीचे फोन नंबर दिए हुए हैं, आप हम सबसे संपर्क कर सकते हैं। आपके समूह में भी मैसेज डाला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। यही हम सबका संकल्प है, हम सबका कार्य है, ज्यादा ज्यादा लोगों को साथ जोड़ें। हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं। मैं पिंकी दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप भी कल के कोर्स के बारे में और मन के बारे में अपनी बात शेयर करें। पिंकी दीदी, राजेश भैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज नहीं आ रही पिंकी आपकी। 1 मिनट आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, हाँ अब आ जी रही भैया, हाँ है। जी भैया। इतना सुंदर था ना मन का विस्तार। देखो, मन विस्तृत होता है ना, तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। जीवन के जितने रस हैं उन सब का आनंद मन के विस्तार में है। आप खुले गगन को देखना चाहते हैं, पक्षियों को उड़ते हुए देखते हुए उनकी सुंदरता महसूस करना चाहते हैं, तो मन का विस्तार बहुत जरूरी है। किसी भी संगीत को अनुभव करना चाहते हैं, मन का विस्तार ही आपको वो अनुभव की अनुमति देता है। तो मन को पूरी तरह विस्तृत होने दें। मन विस्तृत क्यों नहीं हो पाता, है ना? मन में इतनी सारी इच्छाएं भरी हुई हैं, इसलिए मन विस्तृत नहीं हो पाता। क्या है हमारा मन, है ना? मन का विस्तार कैसा है? कैसा है मन? जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, है ना? कोई भी लहर ऊपर ऊपर है, समुद्र की गहराई को तो छू ही नहीं सकती। अगर कोई लहर समुद्र की गहराई को छूती है तो इसका मतलब वो अब लहर रही ही नहीं। ऐसा ही हमारा मन है। अगर केवल भावनाएं और विचार आ रहे हैं तो वो ऊपर ऊपर है, समुद्र की गहराई तक तो जा ही नहीं गए। हमारा मन इतना विस्तृत है, समुद्र की गहराई जैसा, है ना? और उसमें ये छोटी छोटी इच्छाएं भरी हुई हैं, पास्ट इतने इम्प्रेशंस भरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम मन का विस्तार देख ही नहीं पाते। किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को लेके बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे का क्या होगा, इस चिंता को लेके बैठ जाते हैं। ऐसी कितनी सारी चिंताएं हैं। धन की चिंता कितनी, देखो उम्र हो गई, वृद्ध हो गए, पर धन की इच्छा खत्म ही नहीं होती, है ना? ऐसा लगता है कितना और कितना और कितना और कितना, है ना? मन का तो स्वभाव है, इसको हमेशा और चाहिए, है ना? ऐसा एक बार बताया था एक किसी साइकोलॉजिस्ट ने कि अगर किसी वृद्ध का मन बहुत अधिक धन में फंसा हुआ है ना, तो आप उसको धन की कुछ गड्डियां दे दो, वो उनको गिनता रहेगा, उसे और कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि उसका मन धन में अटक गए है। ऐसा है। ऐसे ही कुछ लोगों को होता है कि केवल मेरे को सब जान जाए, है ना, मेरी लोकेशना, मेरे को सब पहचान जाए। मन का विस्तार हो ही नहीं पाता, क्योंकि अपनी प्रसिद्धि के चक्कर में ही लगे रहते हैं। सेम ही ऐसा होता है, मैं कितना और जी जाऊं, है ना, तो वो भी मन के विस्तार को पूर्ण नहीं होने देता। मन का पूर्ण विस्तार होने दें, खिल जाने दें इस मन को, तब देखो जीवन कितना सुंदर, कितना आनंदमय हो जाता है। एक बार एक छोटा बच्चा पूछता है अपने पापा से, पापा ये मन क्या होता है ना? तो पापा उसके कहते हैं, बेटा कल हम पिक्चर हॉल में ना पिक्चर देखने चलेंगे, फिर मैं तुम्हें समझा पाऊंगा मन क्या होता है। तो बच्चा बहुत खुश होता है, उसने आज तक सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर नहीं देखी होती। तो अगले दिन पापा और बेटे दोनों सिनेमा हॉल जाते हैं। तो बच्चा पूछता है, पापा सिनेमा हॉल में क्या होता है? वो कहते हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर पिक्चर चल रही होती है। तो दोनों बैठते हैं और महाभारत का सीन आ रहा होता है। बच्चा कहता है, पापा स्क्रीन कहाँ है? तो पापा कहते हैं, बेटे सामने जिसपे पिक्चर चल रही है। तो कहता है, ये जो घोड़े दौड़ रहे हैं? कहता नहीं नहीं, ये स्क्रीन नहीं है, उसके पीछे। तो कहता उसके पीछे तो धूल उड़ रही है, क्या वो धूल है स्क्रीन? कहते नहीं बेटा, धूल के भी पीछे
तो कहता है कि अरे धूल के पीछे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इतने में इंटरवल हो जाता है और स्क्रीन पे सब चलता हुआ बंद हो जाता है ना। तब पापा कहते हैं बेटा ये स्क्रीन है ना। ऐसे ही हमारे मन पे इतना कुछ चल रहा है तो हम जान ही नहीं पाते मन क्या है ना? तो मन को जानना है, ये सब चलना जब थोड़ा रुक जाएगा, ठहर जाएगा, थोड़ा इंटरवल लो, तब आप अपने मन को देख पाओगे। इतना सुंदर है। तो कल इस हैप्पीनेस प्रोग्राम में आते हैं, मन का एक इंटरवल लेते हैं और अपने मन को देखते हैं, पहचानते हैं ये क्या मन है। गुरु पूर्णिमा है, अभी जैसा भैया ने बताया गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, तो ये हमारे लिए एक गुरु दक्षिणा भी हो सकती है। हो सकता है हमने ये कोर्स कई बार किया हुआ है, पर गुरु दक्षिणा के रूप में हम इसको दोबारा रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने कमिटमेंट और ये प्यारी सी मुस्कान लेके आ जाएं, यही आपकी दक्षिणा होगी, है ना। अपने साथ एक साथी को लेके आ सकते हैं। तो आपका सबका कल से इसमें बहुत बहुत स्वागत है। मन के विस्तार को पहचानेंगे और जीवन की यात्रा को सुखमय तरीके से और आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी भैया। राजेश जी, जी भैया। कितनी बातें हुई है ना हमारी। कल से जो 4 दिन की वर्कशॉप है वो श्वास और मन पर ही है। मन क्या है, क्या स्वभाव है, कैसे वर्क करता है, कैसे मन को समझा सकते हैं, इन सब पर बात हुई। एक हल्का सा पहलू दूसरी नजरिए से भी देखें। मन से कभी बात की है, मन से बात नहीं करी, सिर्फ मन का स्वभाव, मन क्या है, मन कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, मन को कैसे वर्तमान में ला सकते हैं। कभी फुर्सत मिले तो मन से भी बात करें। मन से बात कैसे करें? आप देखिए, पूरे जीवन हमने कभी मन से बात की है? मन दिखता कैसे है? आंख बंद करें 2 मिनट के लिए और अपने अंदर मन की एक सुंदर बच्चे की छवि बनाएं। सुंदर सा बच्चा, प्यारा सा, जो आपको सबसे प्यारा हो। एक छवि बनाएं उस मन की और उससे बात करें। कैसा है रे तू? आप हंस रहे हो, आपका मन भी हंसता है। कभी भी ध्यान करने बैठे, जो विचार आते हैं इधर उधर के, तो ध्यान में बैठने से पहले मन से बात करें, उससे प्यार करें। 2 मिनट उसको भी दें, मुस्कुराएं, आपका मन भी मुस्कुराएगा। फिर हल्के से 2 मिनट बात करने के बाद, अच्छा मैं ना अभी थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान कर रहा हूँ, तुम भी आराम करो ना, तुम भी खेलो। इतना सा उसको प्यार से समझाएं। देखिए, जैसे ही मन से बात करेंगे ना, बड़ा शर्मीला है मन, वो अपने आप को, मन नेवर लाइक्स टू बी सीन, मतलब वो कभी अपने आप को, मतलब कोई वो चाहता नहीं है कि मुझे कोई देखे। जैसे ही हम उसे देखने की, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, वो शर्माने लग जाएगा, शांत हो जाएगा। मन से बात करें, मन की बात कर रहे हैं, मन से बात ही करें। और यही बात करने के लिए कल से 2-2 घंटे के लिए हम मिले। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ काफी साथी हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े ही हुए हैं। हाँ, अभी आप आराम से बैठ सकते हैं, आंखें भी खोल सकते हैं। सरबजीत जी हैं, कमला जी हैं, छाया जी, भूमिका, प्रदीप जी,